हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से बच्चों देखने का प्रयास करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर जिनका इतिहास विषय होगा, एमजेसी पेपर होगा। तो उन बच्चों के लिए है कि उनके सिलेबस में मेंशन है कि भूमि के प्रकार, यानी जो आपको लैंड के बारे में पढ़ना है तो उसी में आपको पढ़ना है कि भूमि के प्रकार क्या क्या थे। तो उन चीज़ों को आज आपको समझना है, बूझना है और उसको देखना है। चूँकि आपके सिलेबस में मेंशन है तो आप जानते हैं कि इनसे संबंधित आपके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में भूमि का वर्गीकरण किस किस तरीके से, यानी सीधा मतलब ये है कि भूमि किस क्या प्रकार का होता था। जैसे कि अभी इसको सोचो, आप ऐसे सोचो कि अभी जो हम लोग जानते हैं भूमि का क्या तरीका मतलब प्रकार है, आप जानते हैं कि नहीं? तो नहीं जानते तो देखिए समझिएगा आप देखिए जिस मकान में, मान लीजिए ये आपका घर है, तो जिस घर में रहते हैं ना बच्चे जी, ये मान लीजिए आपका घर बना हुआ है। तो घर जिस ज़मीन पे बना हुआ है ना, तो इसको आज भी बोलते हैं वास्तु भूमि, यानी बसने योग्य भूमि। तो जिस पे रहते हैं हम लोग उसको बोलते हैं वास्तु भूमि, जो मकान बना हुआ है। उसके बाद देखिए दूसरा भूमि होता है जिसमें खेती, ये मान लीजिए एक खेत है आपका और इस पे आप खेती करते हैं। ये जब आप खेती करते हैं बच्चों इस पे, तो इसको बोलते हैं ना खेती योग्य भूमि, यानी ये जो खेती वाला भूमि है इसको बोलते हैं खेती योग्य भूमि। एक होता है वास्तु भूमि, एक होता है खेती योग्य भूमि, और एक भूमि ऐसा होता है बच्चों जैसे कि ये प्लॉट है आपका एक और इस पे खेती नहीं हो, यानी ये बंजर भूमि हो, तो इसको क्या बोलते हैं? परती भूमि। तो जो कि आप जानते हैं, अगर आप देखेंगे गांव के होंगे तो आपको समझ में आएगा कि परती भूमि। तो यही जो अभी जो है ना भूमि का वर्गीकरण, यही था प्राचीन काल में भी बच्चों। लेकिन कौन कौन टाइम में इसका नाम क्या क्या था वही चीज़ आपको जानना है। क्योंकि दो तीन नाम आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि परती भूमि किसको बोलते थे, और वैसा भूमि जिसको मतलब जिस पे खेती होता था उसको क्या बोलते थे, या वैसा भूमि जो कि जिस पे लोग रहते थे तो उसको क्या बोलते थे। तो यही तीन चार पांच नाम आपको जानने हैं, उसको याद रख लेना है। और इससे ये आप समझ पाइएगा कि प्राचीन भारत में भी जो भूमि था कई एक प्रकार का होता था, यानी उसके मतलब प्रकार भी कई तरह के थे और उसी को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे अभी का आपको हम बताएं जिसमें मकान है, घर है, जिस पे हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं वास्तु भूमि, यानी रहने योग्य भूमि। एक होता है भूमि जिस पे खेती होता है, जैसे कि आप देखिए चावल है, गेहूँ है, गन्ना है, कोई भी खेती होती है तो उसको बोलते हैं कृषि योग्य भूमि। और एक होता है जिस पे खेती होती ही नहीं है, कभी नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं परती भूमि। तो यही जो है ना, इसी को अब हम लोग देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में क्या बोलते थे। तो ये सामान्य चीज़ें थी जिसको हमने बताया है। तो देखिए प्राचीन भारत में भी भूमि का कई एक प्रकार था, एक प्रकार नहीं कई प्रकार था। चूँकि आप जानते हैं बच्चों कि देखिए प्राचीन काल से अभी तक मानव का जो विकास हुआ है, अभी मॉडर्न इंडिया जो हम लोग देख रहे हैं या जो अभी वर्तमान समय है, वह एकाएक तो हुआ नहीं है, धीरे धीरे हुआ है। तो प्राचीन चीज़ें जो हमारी थी वही तो आज भी है और उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, बाकी तो चीज़ें वही है। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो प्राचीन भारत में भूमि कैसे था, तो इसके भी कई प्रकार थे बच्चों। जैसे हड़प्पा सभ्यता में आप देखिएगा बच्चों, एक भूमि होता था ना हड़प्पा काल में, आपको बताते हैं। ये मान लीजिए भूमि होता था हड़प्पा काल में। तो ये जो होता था ना, ये मान लीजिए सिंधु नदी है या फिर रावी नदी है, जितनी भी नदियाँ थी उसी के किनारे ये लोग बसे हुए थे हड़प्पावासी। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे तो वहाँ देखिएगा आप, तो ये जो नदियों के बगल में ये बसे होते थे और ये जो प्लॉट होता था नदियों के बगल बगल में जो इर्द गिर्द, तो उसमें क्या होता था बच्चों कि ये जब बारिश होती थी ना तो नदियों में मान लीजिए ये है जल, तो जल पूरा भर जाता था नदी में। और ये जो नदी में जल भर जाता था तो ये जल होता था क्या, इन नदी से बाहर निकल कर इस एरिया में जाके चल जाता था, इधर भी चल जाता था, इधर भी चल जाता था, नदी से बाहर निकल के। जब ये नदी से बाहर निकल के जाता था ना बच्चों, ये नदी था आपका और इससे बाहर ये जल जब चल जाता था बच्चों, तो इससे क्या होता था आप देखिएगा कि इससे ये होता था बच्चों, जब नदी में बाढ़ आता है ना तो वो अपने साथ मिट्टी भी लेके आता है ऊपर से ही। तो यह जब मिट्टी अन्य जगह का काट काट के मिट्टी ये नदी लेके आता था, तो इस मिट्टी को लाके इन क्षेत्रों में जहाँ पे मतलब ये खेत उत था उस क्षेत्र में ले जाके पाट देता था, यानी कि बिछा देता था, इधर भी इधर भी। तो इस क्षेत्र में जो होता था ना खेती बच्चों बहुत अच्छी होती थी, उपजाऊ खेती होती है, चूँकि उसी को जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और जलोढ़ मृदा पर बाबू खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप।
कि जलोढ़ मृदा जो होती है उस पे खेती बहुत शानदार तरीके से होती है। देखिए बच्चे की तरह आपको समझाया इसलिए भी रहे हैं ताकि आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हो और आप आसानी से समझ पाएँ। तो इस समय खेती इस तरह होती थी जलोढ़ मृदा पे, और जिससे उपजाऊ होती थी वह खेती, और वहाँ से फसल भी अत्यधिक मात्रा में उपजता था। तो ये तो हड़प्पा काल में था कृषि वाला। और उसके बाद देखिए उस समय भी लोग रहते थे घरों में, तो उसको बोलते थे वास्तु भूमि, यानी रहने योग्य भूमि उसको बोला जाता था। तो ये दो प्रकार था हड़प्पा काल में। लेकिन अब देखिए अब आ जाता है कब, तो वैदिक काल। तो वैदिक काल में इसमें क्या परिवर्तन हुआ या क्या चीज़ें आई, तो उसको देखिए। तो वैदिक काल में क्या होता है कि भूमि का जो है ना स्पष्ट रूप से वर्गीकरण देखने को मिलता है, यानी पहली बार वैदिक साहित्य में ही हमको भूमि के कई एक प्रकार के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए कौन कौन प्रकार था, उसका नाम क्या था, उसको अब देखिए। चूँकि मेन आपका यही है, जो नाम है उसके प्रकार क्या थे, तो यही। तो आपसे ये प्रश्न आपका जो है ऑब्जेक्टिव में बनेगा और उसको आप ध्यान में भी रखिएगा। तो देखिए पहला होता है इस काल में जो है खेती योग्य, जिस पे खेती की जाती थी ना, उसको बोलते थे क्षेत्र, यानी क्षेत्र। देखिए खेती कहाँ की जाती है, इसको डायरेक्ट समझिए। ये मान लीजिए कि एक प्लॉट है आपका, ये खेत है आपका, तो इस पे खेती की जाएगी, तो इसको आप क्या बोलिएगा, क्षेत्र। तो इस यानी वैदिक काल में इसको बोला जाता था क्षेत्र, जो खेती योग्य भूमि था। और यही चीज़ जानते हैं पूरा एंसेंट इंडिया में लागू रहा है, जो कि खेती योग्य भूमि जो था ना उसको क्षेत्र ही बोला जाता था पूरे एंसेंट इंडिया में, ये जान लीजिए। अब देखिए जहाँ पे लोग रहते थे, जैसे कि जहाँ कोई मकान उकान बना के लोग रहते थे, तो वैसे जो भूमि होते थे जहाँ पे मकान बना के लोग रहते थे उसको वास्तु भूमि बोला जाता था। तो ये कब बोला जाता था, वैदिक काल में। तो वास्तु भूमि किसको बोलते हैं, जहाँ पे मकान बना के लोग रहते थे। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए जहाँ पे लोग निवास करते थे उसको क्या बोलते थे, वास्तु भूमि, जो हम पहले बता दिए। गोचर भूमि एक होता था, तो गोचर भूमि उसको बोलते हैं ना बच्चों, जहाँ पे गाय को चराया जाता था, यानी कि देखिए पशुओं को चराने वाला जगह जो होता है ना, जहाँ पे पशु को चराया जाता था, बांधा जाता था, ये उसी को बोला जाता है गोचर भूमि। तो गोचर भूमि भी इस समय कंसेप्ट में था, कि मतलब भूमि का इस समय वैदिक काल में 3 वर्गीकरण था। एक जिस पे खेती की जाती थी उसको क्षेत्र बोलते थे, एक जिस पे लोग रहता था उसको बोलते थे क्या, उसको बोलते थे वास्तु भूमि, और एक जिस पे कि गाय पशु इन तमाम चीज़ों को चराया जाता था उसको गोचर भूमि बोलते थे। अब देखिए ये तो हो गया आपका मतलब वैदिक काल में। अब वैदिकोत्तर काल में तो देखिएगा एक नारद जो है ऋषि, उनका चर्चा मिलता है कि उन्होंने अपनी रचना में बताया है कि भूमि के बारे में बताया कि वैसी भूमि जिस पर एक वर्ष तक खेती नहीं की जाती थी ना, उसको बोलते अर्धखिल। यही नाम याद खाली रख लीजिएगा। हाँ, तो नारद वाला याद रखिएगा, जिस पे 1 वर्ष में कभी खेती नहीं की जाती थी उसको अर्धखिल बोलते थे, और जहाँ पे 3 वर्ष में कभी खेती न की जाती थी उसको खिल बोलते थे। अर्धखिल मतलब 1 वर्ष में जहाँ खेती नहीं की गई तो उसको अर्धखिल। मान लीजिए कोई प्लॉट है और उस पे 1 साल में कहियो खेती नहीं हुआ है तो उसको अर्धखिल बोलते थे। अब मान लीजिए कोई दूसरा प्लॉट है जिस पे 1 साल नहीं बल्कि 3 साल में कभी खेती नहीं हुआ, उसको प्रतिभूमि या उसी को बोलते थे खिल। प्रतिभूमि क्या होता है, जिस पे खेती ना हो, तो उसी को न बोलते हैं। तो वही ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जिस भूमि पर कभी जुताई ही नहीं की गई हो, यानी उसको कभी जोता ही नहीं गया हो, तो उसको बोलते हैं अपरहत भूमि। अपरहत भूमि उसको बोलते थे जिस पे कभी जुताई नहीं की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा आप बच्चों। उसके बाद देखिए जिस भूमि वैसा भूमि जिससे राजा को टैक्स नहीं मिलता हो या विवादित भूमि हो, उसको अप्रदा भूमि बोला जाता था। अप्रदा अप्रदा भूमि वैसी भूमि होती थी जिससे राजा को टैक्स नहीं मिलता था। तो ये ध्यान रखिएगा कि अप्रदा भूमि किसको बोलते थे। उसके बाद देखिए वैसी भूमि जिस पे सिंचाई, देखिए भूमि में जब फसल लगाया जाता है ना बच्चों, तो उसमें सिंचाई भी की जाती है, क्योंकि जब तक सिंचाई नहीं होगा तब तक अनाज थोड़ी होगा या फसल थोड़ी होगा। तो फसल के होने के लिए सिंचाई बार बार होती है ना, जैसे कि अभी देखिए आलू का पटवन किया जाता है, फिर गेहूँ लगता है तो गेहूँ में पटवन दिया जाता है, यानी उसको पानी से सींचा जाता है। तो उस समय भी वही होता था। तो मान लीजिए कुछ ऐसी भूमि थी जिस पे सिंचाई जो है ना, जो है वर्षा जल के कारण हो जाती थी, यानी वर्षा से ही हो जाता था, उसको बोलते थे देव मातृका। देखिए वर्षा कौन कराता है, उसके बारे में बोला जाता है भगवान इंद्र के द्वारा वर्षा कराया जाता है। तो यानी वो जो वर्षा होता है बच्चों, वो तो भगवान के कारण होता है, यानी ईश्वर के बारे में बताया जाता है कि उसके वजह से होता है।
तो उस समय क्या बोलते थे, जो वर्षा द्वारा सिंचित भूमि होती थी ना, उसको बोला जाता था, क्या जानते हैं, देव मातृका भूमि। और वैसी भूमि जिस पे वर्षा के द्वारा सिंचित नहीं, यानी कि उसका सिंचाई जो है वर्षा के द्वारा ना होकर मानव के द्वारा उसका मतलब राजा महाराजा उसके लिए बांध है, तालाब है, ये तमाम चीज़ों का निर्माण करके उसका सिंचाई करते थे, तो उसको बोलते थे अद्वैव मातृका। जिस पर मतलब राजा महाराजा के द्वारा मतलब सिंचाई की व्यवस्था कराई जाती थी, उसको अद्वैव मातृका बोला जाता था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यानी देव मातृका जिस पे भगवान के द्वारा मतलब उसको जोड़ लीजिएगा। भगवान के वर्षा कौन कराता है, भगवान। तो भगवान मतलब वर्षा वाला भूमि जो होगा उसको देव मातृका, और वैसा भूमि जिस पे सिंचाई जो है व्यक्ति के द्वारा कराया जाता था, प्राचीन काल के राजा महाराजा के द्वारा सिंचाई के लिए नहर उहर का निर्माण करा के कराया जाता था, उसको बोलते थे अद्वैव मातृका। तो ये दोनों ही बात ध्यान में रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए गुप्त काल में एक रचना है अमर सिंह की अमर कोश, जिसमें 12 प्रकार के भूमि के 12 प्रकार की चर्चा है। जो पहले हम बताए अभी वीडियो में, उस सब का तो है ही, कुछ अलग भी है, तो उसके बारे में देखिए यहाँ चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसकी चर्चा बच्चों हम जब गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ कृषि पढ़ेंगे, भूमि पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। यहाँ पे आप इतना जान लिए, अमर सिंह के अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का चर्चा किया गया है। उसके बाद देखिए गुप्तकालीन अभिलेख में 2 प्रकार के व्यक्तिगत भूमि का भी चर्चा है। कौन? एक है शतक भूमि, वैसा भूमि जिस पर भूमि का निजी स्वामित्व होता था। यानी देखिए जो हम लोगों के, मान लीजिए कि आपके पापा का भी एक कोई भूमि होगा, मतलब आपके दादाजी का कुछ भूमि मिला होगा, जो कि आपके पापा अगर 2-3 भाई होंगे तो उसमें बटा हुआ होगा। तो जो आपके पापा का जो होगा हक, मतलब उनके हक में जो भूमि होगा या उनके अधिकार में जो भूमि होगा, उसको बोलते हैं शतक भूमि। यानी उस समय बोला जाता है निजी स्वामित्व वाले भूमि को शतक भूमि। और कृष्ट भूमि वैसे होता था, कृष्ट भूमि उसे कहते थे जिस पे स्वयं खेती की जाती है, यानी अपने से जिस पर खेती की जाती थी, यानी जो आप जिसका भूमि है वही उस पर अगर खेती करता है तो उसी को बोलते थे कृष्ट भूमि। और शतक भूमि वो जिस मतलब कि निजी स्वामित्व, यानी आपका भूमि उस पर आपका स्वामित्व है तो उसको शतक भूमि, और आप ही हैं और उस पर खेती भी आप ही का भूमि है और आप ही उस पर खेती करते हैं तो उसको कृष्ट भूमि बोलते थे। तो यही देखिए भूमि का वर्गीकरण था एंशिएंट इंडिया में, जिसको हम आसान तरीके से बताने का प्रयास किए, इसको भारी भरकम नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी मतलब इसको लिखने का, तो आप एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको लिखते जाइए। क्योंकि आप अगर देखिए नोट्स का डिमांड आप करते हैं और हम दे भी देते हैं, लेकिन हमारे साथ ये बच्चों प्रॉब्लम है कि हम अकेले हैं। हम कोई भी चीज़ हम एक साथ 2-3 क्लास ले लेते हैं, तो इसमें होता क्या है कि हम 2-3 क्लास का नोट्स अलग अलग भेजने में थोड़ा समय लगेगा। आप तुरंत मांग देते हैं तो हम तुरंत नहीं दे पाएंगे। अगर आपको तुरंत चाहिए तो आप वीडियो से देख के लिख लीजिए, इसमें दिखने और लिखने में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमने तो प्रयास किया है कि अलग अलग कलर से इसको लिखने का, ताकि आप आसानी से उसको देख सकें और लिख भी सकें। तो हमारा प्रयास रहता यही है कि हम आपको मतलब उन तमाम चीज़ों या उन तमाम सुविधाओं को प्रदान करें जो कि आपको मिलना चाहिए। लेकिन अकेले होने की वजह से बच्चों थोड़ी समस्या हमारे साथ भी है, चूँकि हम भी दिन भर बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर हम जहाँ भी मतलब हम भी स्कूल में अपना काम कर रहे हैं या वहाँ पे पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो इस वजह से हमको फुर्सत तो मिलता नहीं है। तो इस वजह से आप भी थोड़ा अपने तरफ से काम थोड़ा कर लीजिए कि आप लिख लीजिए। अगर आपको ज़रूरत अभी है तो आप अभी लिख लीजिए, बाकी अगर आपको थोड़ी आप डिले कर सकते हैं तो आपको धीरे धीरे हम सारा नोट्स दे देंगे और दे भी देते हैं टेलीग्राम पे। तो चलिए, अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।